मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आप बहुत सारे सदाबहार गीत सुनते हैं और बड़े सराहते हैं और अपने पसंदीदा गुलकार को बड़ी दाद देते हैं कि उन्होंने ये गीत गाकर अमर कर दिया और जैसा ये गीत जो है कोई और गा नहीं सकता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये मालूम होगा कि उस गाने के पीछे भी एक कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है। उस गाने को पिक्चराइज कैसे किया गया, बनाया कैसे गया और उसका गाना लिखा कैसे गया, कंपोज कैसे किया गया। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसकी वजह से इसके पीछे एक ऐसी दास्तान भी है कि जिससे मौसीकी के मुस्तकबिल और उसके माजी का मुआजना भी किया जा सकता है, उसकी तबाही का मुआजना भी किया जा सकता है कि दरअसल सबसे बड़ा जो किरदार है मौसीकी को उठाने के लिए, बनाने के लिए, सदाबहार बनाने के लिए गुलकार के अलावा जो सबसे बड़ी जो एक ताकत चाहिए होती है वो मौसीकार की होती है। और जिस मौसीकार ने जिस गाने पर मेहनत की और उस पर डट गया अपने म्यूज़िक पर, तो वो गाना यकीनी तौर पर फिर सदाबहार गाना भी बनता रहा है। आज मैं बात करने लगा हूँ रफ़ी साहब के गाने जो राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था। इस वीडियो के शुरू में आपने उसका चंक जो है वो आपने देख लिया है, सुन लिया है कि रफ़ी साहब का ये जो गाना जो था ये मौसीकार आज़म नौशाद ने कंपोज किया था और फिल्म थी मेरे महबूब जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस एक गाने की वजह से इस फिल्म को बहुत ज़्यादा कामयाबी और बिजनेस मिला था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उस दौर में 60 मिलियन से ज़्यादा जो रुपया जो था वो चंद महीनों के अंदर सिर्फ इंडिया से हासिल हुआ था इस फिल्म की वजह से। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक गाने में ऐसी क्या ताकत थी कि यह गाना सुपरहिट साबित हुआ और उसने फिल्म की कामयाबी पर मोहर लगा दी थी। लेकिन इस गाने को कंपोज करने के लिए मौसीकार आज़म नौशाद को एक जंग लड़ना पड़ी थी, एक नया तजर्बा करना पड़ा था और मोहम्मद रफ़ी साहब भी अपने मौसीकार आज़म के हाथ चूमने पर मजबूर हो गए थे कि इस एक गाने के अंदर ऐसा एक तरन्नम था, इस एक राग जिसे राग झंझोटी कहा जाता है, उसमें इंतहाई सादगी के साथ और एक तवील तरीन गाने को कंपोज किया गया था। ये इस हवाले से भी एक तवील तरीन गाना याद किया जाता है कि कम से कम 8 से 9 मिनट की इसकी रिकॉर्डिंग थी। आज अगर यूट्यूब पर देखें तो 8 मिनट से ज़्यादा का लंबा ये गाना है, लेकिन 10 मिनट तक इसको रिकॉर्ड किया गया था। बाद में जब इसको रिलीज़ किया गया तो इसके कुछ जो टाइम जो था, दौरानिया जो था वो कम कर दिया गया था। इसकी जो कहानी थी बड़ी दिलचस्प थी। फिल्म मेरे महबूब के इस एक गाने की पाकिस्तान के इंतहाई एक मुहक्किक हैं वहीद रियासत भट्टी, जिन्होंने रफ़ी साहब पर बड़ी तहकीक की और बड़ी खूबसूरती के साथ एक किताब लिखी है जिसने ये साबित कर दिया कि रफ़ी साहब के जो फ़न को अगर यकजा किया जाए तो इसके लिए कई किताबों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वहीद रियासत भट्टी साहब ने जिस अरकरेज़ी के बाद इस किताब को मुरतब किया है, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि ये अपने दौर की एक यादगार किताब है जो रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस किताब के अंदर जो वहीद साहब ने नौशाद साहब के हवाले से मंसूब करके जो दास्तान लिखी थी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँ, इस गरज से सुनाऊँ कि रफ़ी साहब को चाहने वाले, रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वालों को ये मालूम हो कि रफ़ी साहब का हर गाना एक तारीख़ था और ये तारीख़ लिखी कैसे गई और इसको लिखने वाले कौन थे। नौशाद साहब की ज़ुबानी इस गाने की तारीख़ सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे रावेल साहब थे। उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई थी, लेकिन उनका मिजाज कुछ ऐसा था कि वो मौसीकार के कंधों पर सवार हो जाते थे, सर पर सवार हो जाते थे और छोटी छोटी बातों पर बड़ा मसला भी बना दिया करते थे। वैसे बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन उधर मौसीकार आज़म नौशाद अली मौजूद थे और यह गाना जो था शकील बदायूनी का लिखा हुआ था। इस गाने की सिचुएशन के मुताबिक जो बोलते बड़े ज़बरदस्त थे, पूरी कहानी थी उसके अंदर और बड़ा लंबा एक गाना था। लिहाजा इसको कंपोज करने के लिए पूरे माहौल के मुताबिक उनको यकसुई चाहिए थी और अपनी मर्ज़ी चाहिए थी। और नौशाद अली तो हमेशा अपनी मर्ज़ी से कंपोज किया करते थे गाने, इसलिए कि उन्होंने कभी किसी की बात डिमांड इस तरह से पूरी कभी नहीं की थी कि वो अपनी मौसीकी पर जो है कंप्रोमाइज़ कर लेते। और यही वो कहानी है कि वो ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने फिर सदाबहार गानों को जन्म दिया, जिनको आज हम याद करते हैं और उसका क्रेडिट ज़्यादातर हम गुलकार को देते हैं। लेकिन असल कहानी यही है कि मौसीकार जिसने
दबाव में आकर अपने प्रोड्यूसर और या डायरेक्टर की डिमांड पूरी करने की कोशिश की, वो अपनी मौसीकी के अपने म्यूज़िक से हट गया और फिर मौसीकी जो है वो तबाह होती रही। ये ज़िमनन एक बात थी जो इसलिए भी ज़रूरी थी, आपको पता चले कि गाने ऐसे ही सदाबहार नहीं बनते, उनके पीछे कुर्बानी देनी पड़ती है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि मौसीकार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हुए जब ये पता चलता है कि डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो फिल्म ही छोड़ दिया करते थे, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री इस हवाले से बयान की जाती है। अब आते हैं नौशाद अली साहब की उस कहानी की तरफ जो इस गाने की से जुड़ी हुई है और इसकी एक तारीख बयान करती है। नौशाद अली साहब का यह कहना था कि मैं उस दिन राजेंद्र कुमार, रावेल साहब और फिल्म के कहानीकार मनूद इकट्ठे बैठे हुए थे और फिल्म की कहानी पर हमारी बहस शुरू हो गई। जहाँ जहाँ मुझे कमी महसूस हुई मशवरे दिए और मैंने कहा रावेल साहब से कि मेरे नज़दीक तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है, मगर मैं अपने काम में मदाखलत पसंद नहीं करूँगा। मेरी बात सुनी तो रावेल साहब को समझ आ गई। कहने लगे, मैं समझ गया आपकी बात, आप अपनी मर्जी से करें, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं आऊँगा। रावेल साहब किसी सूरत में भी नौशाद अली को मिस नहीं करना चाहते थे, ना उनका मिजाज बिगाड़ना चाहते थे। नौशाद अली साहब का कहना है कि मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने फिर सबसे पहले जो फिल्म के जो थीम सॉन्ग था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, पर काम शुरू कर दिया। रफ़ी साहब के साथ कई रिहर्सल्स की। रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने रावेल साहब को इतला कर दी कि आज गीत की रिकॉर्डिंग है। मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में था कि रावेल साहब आगे और आते ही बोले, शाह साहब आपके म्यूजिशियन नहीं आए। मैंने उन्हें बड़े आराम से कहा, सब आ चुके हैं, बाहर तो 5-6 आदमी बैठे हैं। वो बड़े तुनक कर बोले। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, अरे भाई इतने ही साजिंदों की ज़रूरत थी। मेरी बात सुनी तो ज़रा तेज़ लहजे में बोले, आप कमाल करते हैं, थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है, मैंने इस मौका पर प्रेस को बुला रखा है और फाइनेंसर भी आ रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, रावेल साहब क्या यह ज़रूरी है कि थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग सैकड़ों साजिंदों के साथ की जाए? आप खुद सोचिए, आप इस गीत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहौल में उसके एक तालिब इल्म पर फरमाएंगे जहां मुशायरे की फ़ज़ा होगी। ये 5-6 साजिंदे भी फिल्म की वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मुझसे पूछिए तो इस गीत में इनकी भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तो सिर्फ तरन्नम से काम चल सकता था, और वो भी तरन्नम मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी तो तरन्नम से भी गाते, तो ये कमाल होने वाली बात है। रावेल साहब इस वक्त मुझे गीत रिकॉर्ड करने दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप किस तरह पिक्चराइज करेंगे इस गीत को। 10 मिनट के इस गीत में फिल्म बीनों को कैसे बांध के रखना है, यह मैं आपको बताऊंगा। मैंने रावेल साहब से यह भी कहा था कि इस गीत की यह खूबी होनी चाहिए कि कलाम समझ में आ जाए, इसी से बात बनेगी, क्योंकि आप इसे एक शायर तालिब इल्म पर फरमाएंगे। इसमें शायरी की अहमियत है, मौसीकी की नहीं। मैंने गीत रिकॉर्ड करा दिया और रावेल साहब ने इतराफ़ कर दिया खुले दिल से, गीत में कोई कमी नहीं है। फिर मैंने उन्हें बताया कि इस गीत को पिक्चराइज किस तरह करना है कि जनाना बालकनी में हीरोइन खड़ी है, यानी साधना खड़ी है, उस वक्त कैमरा हीरोइन पर जाएगा और जब गीत की यह लाइन, याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, इस पर रोमांस के लिए फ्लैशबैक में चला जाना चाहिए हमें, और आपको ये दिखाना होगा कि किस तरह दोनों का आमना सामना हुआ था, टकराए थे, किताबें गिरी थी और नकाब उल्टा था। रावेल साहब और मैंने इस गीत का यह मंजर तैयार किया और लोगों को सुनाया, सब ने बेहद पसंद किया और यह गीत इसी तरह पिक्चराइज किया गया। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद रावेल साहब फिर कभी मेरी रिकॉर्डिंग पर नहीं आए, और बाद में भी उन्होंने जब मेरी ज़रूरत पड़ी उन्होंने कभी रिकॉर्डिंग के दौरान आकर अपनी फरमाइश का इजहार नहीं किया था। दोस्तों, राजेंद्र कुमार पर फरमाया हुआ ये जो गीत था उनकी ज़िंदगी का एक सरमाया बन गया था। कहा जाता है कि इस गाने के बाद ही दरअसल उन्हें जुबली कुमार का नाम दिया जाने लगा था। सही मायनों में वो जुबलियाँ कमाने वाले, यानी कि उनकी हर फिल्म जो थी जुबली किया करती थी, इसलिए भी उन्हें जुबली कुमार कहने शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस गाने के बाद तो उनका एक नया ही इमेज डेवलप हुआ था, और रफ़ी साहब ने जिस तरन्नुम के साथ और सिर्फ 5 साजिंदों के साथ ये गाना गाया था, ये हिस्ट्री गाना बन गया था। आज भी उन सदाबहार और पॉपुलर तरीन रफ़ी साहब के गानों में इसका शुमार होता है। लेकिन दुनिया को मालूम नहीं कि नौशाद साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी थी, और वो जंग जिसको बहुत सारे मौसीकारों ने छोड़ दिया, और आज इंडिया और पाकिस्तान में मौसीकी जो है वो सिर्फ डायरेक्टर की डिमांड पर की जाती है, या फिर गुलकार की ख्वाहिश पर कर दी जाती है, या गुलकार की पिच के मुताबिक कंप्रोमाइज़ करके कर दी जाती है। इसलिए मौसीकी बर्बाद हो गई और अब बहुत कम सदाबहार गाने मंजर आम पर आते हैं।